चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अभी तक मैं आपको बेसिक बताता आया हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपकी इंटरलिंक हो जाएगी। तो सिंसियरली फॉलो करिएगा गाइस इस डायग्राम को। यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अकर करती हैं। नाउ देखिए, इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रोसेस हमारी कहाँ पे होती है? न्यू स्टेट पे। न्यू स्टेट पे प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? वो अंडर क्रिएशन है, बीइंग क्रिएटेड, मतलब अभी वो क्रिएट नहीं हुई है, वो क्रिएशन प्रोसेस में है। अब वो जैसे ही क्रिएट हो जाएगी, मतलब अभी तक वो प्रोसेस कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी में। मैंने आपको क्या बताया था? हार्ड डिस्क में। अब मैंने आपको क्या बताया था? इसको न्यू प्रोसेस बोला जाता है, जबकि रियलिटी में अभी ये प्रोग्राम है। क्लियर है गाइस? तो देखिए ध्यान से, न्यू स्टेट का मतलब प्रोसेस क्या है? अंडर क्रिएशन और बीइंग क्रिएटेड, अभी क्रिएट नहीं हुई है। नाउ जैसे ही ये प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, क्रिएटेड, ये कहां चली जाती है? हमारी रेडी स्टेट में। कहां चली जाती है? रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में मतलब ये प्रोसेस रेडी है किस चीज के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी। मतलब रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस हमारी आ सकती है, रेडी पे हमारी मल्टीपल प्रोसेस आ सकती है। रेडी स्टेट मैंने आपको क्या बताया, कहां पे है? ये मेन मेमोरी में। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे नई प्रोसेस आती आ रही, मल्टीपल प्रोसेस आ गई। अब इनमें से कोई एक प्रोसेस जाएगी कहां? सीपीयू पे। सीपीयू को एक्वायर करेगी, क्योंकि मैंने सीपीयू पे क्या बताया आपको? एट मोस्ट एक प्रोसेस हो सकती है एट ए टाइम। तो देखिए ध्यान से, रेडी से एक प्रोसेस सिलेक्ट होगी, वो कहां चली जाएगी? आपकी रन स्टेट पे। कहां चली जाएगी? रन स्टेट पे। कैसे? सबसे पहले शेड्यूलिंग होगी, देखिए रेडी से एक प्रोसेस चली जाएगी आपकी रन स्टेट पे। क्या हुआ? शेड्यूल। सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से का जो आउटपुट होगा, मतलब जिस प्रोसेस को पिक किया जाएगा, वो प्रोसेस कहां चली जाएगी? रन स्टेट पे। मतलब वो डिस्पैच हो जाएगी रेडी स्टेट से, डिस्पैच्ड। क्लियर? रन स्टेट पे प्रोसेस है, मतलब अपना कौन सा टाइम ले रही है? सीपीयू टाइम ले रही है। मैंने आपको क्या बताया था? प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम दो टाइम का मर्जन होता है, सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम। सीपीयू टाइम का मतलब वो टाइम जो प्रोसेस को चाहिए सीपीयू पे, आईओ टाइम का मतलब वो टाइम जो प्रोसेस को चाहिए आईओ डिवाइसेस पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। नाउ तो प्रोसेस रन हो रही है, मतलब अपना सीपीयू टाइम ले रही है। नाउ सपोज गाइस, वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, कंप्लीट्स, तो वो कहां चली जाती है? हमारी टर्मिनेशन स्टेट पे। कहां चली जाती है? टर्मिनेशन स्टेट पे। टर्मिनेशन स्टेट मतलब प्रोसेस कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। कहने का मतलब है गाइस, कम से कम प्रोसेस को इन 4 स्टेट से होके तो निकलना ही होगा। मतलब मिनिमम स्टेट कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। लेकिन काम इतने ही में नहीं होता है कंप्लीट ना। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी। ये कहां पे? सेकेंडरी मेमोरी में। यहां से प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी पे आती आ रही, मतलब रेडी स्टेट पे मल्टीपल प्रोसेस आ सकती है। ये स्टेट कहां पे? हमारा मेन मेमोरी में। नाउ यहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी, यहां से एक प्रोसेस को पिक किया जाएगा, वो कहां चली जाएगी? हमारी रन स्टेट पे है प्रोसेस, मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अपना कौन सा टाइम ले रही है? सीपीयू टाइम ले रही है। नाउ सपोज उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो कहां चली जाएगी? टर्मिनेशन स्टेट पे। लेकिन गाइस सपोज कोई प्रोसेस रन स्टेट पे है, मतलब सीपीयू टाइम ले रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। सपोज वो आईओ रिक्वेस्ट जनरेट कर देती है, मतलब अब सपोज उसको आईओ टाइम चाहिए, तो सीपीयू को फ्री छोड़ देगी कि नहीं? सीपीयू को क्या बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में? वो सीपीयू को फ्री छोड़ देगी और नई प्रोसेस सीपीयू को एक्वायर कर लेगी, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रहे? हाई रहे। तो सपोज प्रोसेस क्या करती है? आईओ रिक्वेस्ट जनरेट करती है, आईओ रिक्वेस्ट। तो प्रोसेस कहां चली जाती है? हमारी वेट और वी कैन से ब्लॉक स्टेट पे। कहां चली जाती है? वेट और ब्लॉक स्टेट पे। नाउ कहने का मतलब है, यहां पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, अपना सीपीयू टाइम ले रही थी, उसने आईओ रिक्वेस्ट जनरेट करी, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो कहां पे आ गई? वेट और ब्लॉक स्टेट पे। वेट और ब्लॉक स्टेट पे है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अपना कौन सा टाइम ले रही है? आईओ टाइम ले रही है। जैसे कि मैंने बताया था, वो स्टूडेंट अभी खाना खा रहा है, इधर पे मतलब मैं उसके डाउट ले रहा हूं। तो कहने का मतलब है, इधर पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो सीपीयू को फ्री कर दिया कि नहीं? तो उसी समय क्या होगा? रेडी से एक प्रोसेस कहां चली जाएगी? रन स्टेट पे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। नाउ सपोज प्रोसेस इधर पे एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अपना आईओ टाइम ले रही है। अब सपोज उसका आईओ टाइम कंप्लीट हो गया और सपोज उसको फिर से सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। क्या उसको फिर से सीपीयू की रिक्वायरमेंट है? तो क्या वो डायरेक्टली जाएगी रन पे?
नहीं जाएगी। ध्यान से सोचिए क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि रन तो हो सकता है ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो सम अनदर प्रोसेस से। तो अब ध्यान दो जरा, अगर प्रोसेस ने अपना आईओ टाइम ले लिया है और अभी उसे फिर से सीपीयू टाइम चाहिए, तो मतलब वो सीपीयू के लिए फिर से कंटेंडर बन गई। कंटेंडर बन गई मतलब वो सीपीयू के लिए रेडी हो गई। रेडी होगी तो मतलब कहां पे जाएगी, वो रेडी स्टेट पे। कह सकता हूं ये क्या हो गया हमारा आईओ कंप्लीशन। आईओ कंप्लीशन क्लियर गाइस। नाउ मतलब आईओ रिक्वेस्ट उसने कंप्लीट कर लिया, अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर लिया, तो वो रेडी होगी किस चीज के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो फिर से कहां से चली जाएगी, रेडी स्टेट पे। क्लियर है गाइस। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, मतलब रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस आ जाएंगी हमारी। अब यहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी, क्योंकि यहां पे सेवरल कंटेंडर्स है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो भी आउटपुट होगा वो प्रोसेस कहां चली जाएगी, रन स्टेट पे, मतलब सीपीयू को एक्वायर कर लेगी, मतलब अपना सीपीयू टाइम ले रही है। सीपीयू टाइम ले रही है तो कहने का मतलब रन स्टेट पे एट ए टाइम कितनी प्रोसेस हो सकती हैं, हाँ एट मोस्ट वन, या तो कोई भी नहीं होगी, अगर होगी तो एग्जैक्टली वन होगी, क्योंकि सीपीयू पे एट ए टाइम एक ही जॉब हो सकती है, जबकि रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकती हैं। अब ध्यान से देखिए गाइस, देखिए नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, रेडी से रन, सपोज आईओ की रिक्वायरमेंट यहां आ गई, फिर सपोज जैसे ही वो इधर आएगी, इधर पे नई प्रोसेस चली जाएगी, फिर उसे भी सपोज आईओ की रिक्वायरमेंट है, वो भी इधर आ गई, सपोज थर्ड प्रोसेस रन पे गई, उसे भी आईओ की रिक्वायरमेंट इधर आ गई। तो कहने का मतलब वेट और ब्लॉक स्टेट पे भी मल्टीपल प्रोसेस हमारी आ जाएंगी कि नहीं। और ध्यान से देखिएगा, वेट और ब्लॉक स्टेट पे प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, अंडर एग्जीक्यूशन है, अंडर एग्जीक्यूशन है, अपना आईओ टाइम ले रही है। ये भी स्टेट कहां पे है हमारा, मेन मेमोरी में। कहां पे है, मेन मेमोरी में। तो अब ध्यान से देखिए, वेट और ब्लॉक स्टेट पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है कि नहीं, हाँ हो सकती है, हमने देखा मल्टीपल प्रोसेस आ सकती है। वेट और ब्लॉक स्टेट पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, इसका मतलब ही है कि मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले सकती हैं। मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले सकती हैं। आईओ टाइम मतलब इनपुट आउटपुट टाइम। फॉर एग्जांपल प्रोसेस को प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट, मतलब प्रिंटर का यूज करना है। अब गाइस कई लोगों को एक डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि सर आपने बोला मल्टीपल प्रोसेस आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले सकती हैं, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। कैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सपोज 3 प्रोसेस आ रही है, तीनों को प्रिंटर चाहिए, ठीक, और प्रिंटर सपोज एक ही अवेलेबल है, तो एट ए टाइम तो कोई एक ही प्रोसेस उसको यूज कर सकती है, तो मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली कैसे ले सकती हैं, ये डाउट आएगा। अच्छा डाउट है गाइस, तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम कैसे साइमल्टेनियसली ले सकती हैं। यहां पे प्रिंटर रिसोर्स है, रिसोर्स आप प्रोवाइड करा रहे हो सिस्टम को, तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिकली, ऑब्वियसली थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, रिसोर्सेज आर सफिशिएंट मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, हार्डवेयर रिसोर्सेज आर सफिशिएंट मतलब हम एज्यूम करके चलेंगे कि जितने प्रिंटर चाहिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब मल्टीपल प्रोसेस वेट और ब्लॉक स्टेट पे आ गई, मतलब मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले सकती है, मतलब आईओ प्रोसेस का ओवरलैप हो सकता है। क्लियर गाइस। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने जितने भी स्टेट बनाए, और टर्मिनेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस कंप्लीट हो, प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया मतलब मैंने क्या बताया था, उसको जितनी भी मेमोरी एलोकेटेड थी सारी की सारी क्या हो जाएगी, डी एलोकेटेड, क्योंकि प्रोसेस इज नो मोर। क्लियर गाइस। तो अब ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं अगर पूछूं यहां पे कौन कौन से स्टेट है जो आपके मेन मेमोरी में, रेडी स्टेट, रन स्टेट, वेट एंड ब्लॉक स्टेट, वेट एंड ब्लॉक स्टेट। अब ध्यान से सुनिएगा, मेन मेमोरी में ये तीनों स्टेट हैं, ये तो हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में, और वो तो कंप्लीट ही हो गई प्रोसेस। तो अब ध्यान से देखिएगा, मेन मेमोरी का साइज तो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होती है सिस्टम में। नाउ मेन मेमोरी का साइज लिमिटेड है। नाउ सपोज नई प्रोसेस क्रिएट हो रही है रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हो रही है रेडी, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और रेडी स्टेट कहां पे है, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी का साइज क्या है, लिमिटेड, और मेन मेमोरी का साइज क्या है, लिमिटेड। नाउ सपोज मेन मेमोरी हमारी कंप्लीटली फुल हो जाती है, मेन मेमोरी हमारी कंप्लीटली क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, और फिर भी नई प्रोसेस आ रही है, तब क्या होगा, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सस्पेंड, सस्पेंड। तो वो प्रोसेस हमारी कहां चली जाती है, सस्पेंड रेडी स्टेट में, सस्पेंड रेडी स्टेट में प्रोसेस चली जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन सस्पेंडेड है ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी, बट सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। तो कहने का मतलब है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो गाइस, सपोज रेडी स्टेट में जो मेमोरी थी वो 10 प्रोसेस को अकोमोडेट करने के लिए थी, ठीक। अब ऑलरेडी यहां पे एक एक करके 10 प्रोसेस आ गई,
ऑलरेडी एक एक करके यहां पे 10 प्रोसेस आ चुकी हैं। अब 11th प्रोसेस आती है, सपोज वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो होगा क्या, इनमें से एक प्रोसेस को पिक किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। किसको पिक किया जाएगा? जो लोएस्ट प्रायोरिटी की होगी उसको पिक किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा और नरेंद्र मोदी को यहां पे अवेलेबल स्पेस दे दिया जाएगा। क्लियर गाइस? लेकिन अब ध्यान से देखो गाइस, ये कहां पे हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, यहां पे ये मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी का साइज लिमिटेड है, ये भर गया तो आपने प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ध्यान से देखो, यहां से प्रोसेस यहां पे भी तो जा रही है और यहां से प्रोसेस यहां पे भी तो जा रही है, मतलब मेन मेमोरी फ्री भी हो रही है। अगर यहां पे स्पेस अवेलेबल हो जाता है तो यहां पे जो प्रोसेस सस्पेंड थी वो क्या होंगी? रिज्यूम। क्या होंगी? रिज्यूम। क्लियर गाइस? सिमिलरली अब ध्यान से देखिएगा, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी से रन आई, आईओ की रिक्वायरमेंट वेट ब्लॉक, नई प्रोसेस आई वो भी वेट ब्लॉक मल्टीपल प्रोसेस वेट और ब्लॉक स्टेट पे आती चली जा रही है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले रही है। अब ध्यान से देखिए, वेट ब्लॉक पे प्रोसेस आती जा रही, वेट और ब्लॉक स्टेट है कहां पे हमारा? मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी का साइज क्या है? लिमिटेड। अब सपोज मेन मेमोरी का साइज फुल हो जाता है, और फिर भी नई प्रोसेस वेट और ब्लॉक स्टेट पे आती है, तो वो कहां पे चली जाएगी? वो क्या होगा हमारा गाइस? सस्पेंड हो जाएगी प्रोसेस। क्या हो जाएगी? सस्पेंड हो जाएगी। तो वो कहां चली जाएगी? सस्पेंड, वेट और सस्पेंड ब्लॉक। कहां चली गई? सस्पेंड, वेट और सस्पेंड ब्लॉक। लेकिन ध्यान से देखो गाइस, यहां से प्रोसेस जब अपना आईओ टाइम ले लेती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो रेडी पे भी जाती है, मतलब यहां पे स्पेस अवेलेबल भी हो जाता है। अगर स्पेस अवेलेबल हो गया तो यहां से प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिज्यूम। क्या हो जाएगी? रिज्यूम। क्लियर गाइस? कोई डाउट? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रोसेस क्या हो गई? रिज्यूम हो गई। अब एक चीज और देखिए गाइस, मैं आपको जो डायग्राम दे रहा हूं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन का, ये आपको जनरल डायग्राम दे रहा हूं। आप डिफरेंट बुक्स पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, आपको कई डिफरेंट डायग्राम मिलेंगे। यहां पे भी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बना रहा हूं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, सपोज गाइस मैंने बोला एक प्रोसेस है, उसको 90 यूनिट सीपीयू टाइम लगता है, उसके बाद में 10 यूनिट्स आईओ टाइम लगता है। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल बता दो। सपोज एक प्रोसेस है, केवल उसे 90 यूनिट सीपीयू टाइम लगता है। ठीक, वो प्रोसेस यहां आएगी, एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब सपोज मैंने बोला कि कोई प्रोसेस है, उसे 90 यूनिट सीपीयू टाइम लगता है, फिर 10 यूनिट आईओ टाइम लगता है, फिर 90 यूनिट सीपीयू टाइम लगता है। मतलब पहले सीपीयू चाहिए 90 मिनट्स के लिए, फिर चाहिए आईओ 10 मिनट्स के लिए, फिर 90 मिनट्स के लिए सीपीयू। तो यहां पे जब भी जाएगी 90 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुई, ठीक, फिर यहां पे आ गई 10 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुई, फिर वो रेडी हो गई, फिर वो यहां पे गई 90 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुई, कंप्लीट हो गई। नाउ सपोज गाइस, थर्ड एग्जांपल, सपोज मैंने बोला प्रोसेस को पहले चाहिए 90 यूनिट सीपीयू टाइम, फिर 10 यूनिट्स आईओ टाइम, बस। ठीक, जब प्रोसेस सीपीयू टाइम लेती है 90 मिनट्स, इसके बाद में बस उसे सपोज एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, उसमें लग जाते हैं 10 मिनट्स। अजम्पशन है। तो देखिए गाइस, यहां पे प्रोसेस गई, 90 यूनिट्स टाइम लिया, फिर आईओ की रिक्वायरमेंट यहां आ गई, 10 यूनिट्स लिया। अब यहां पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि नहीं? तो क्या वो वापस यहां जाएगी? नहीं, वो यहीं से क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो मैंने नहीं बनाया है, डायग्राम आपका बहुत हौच-पौच नहीं करूंगा, बस आपको इतना समझना है कि यहां पे कुछ ट्रांजिशंस और हो सकते हैं। क्लियर गाइस? सिमिलरली आप देखोगे कई बुक्स में आपको मिल जाएगा इस टाइप का एरो, दिस वन। इसको मैं लिख सकता हूं, प्रोसेस हैज कंप्लीटेड आईओ बट इज सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। नाउ ध्यान से देखिए, वेट और ब्लॉक स्टेट पे थी प्रोसेस, मतलब अपना आईओ टाइम ले रही थी। सस्पेंड वेट और ब्लॉक पे है, मतलब उसने आईओ टाइम लेना था, लेकिन वो सस्पेंड हो गई, किससे? ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, सीपीयू टाइम केवल प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में ही ले सकती है, क्योंकि रन स्टेट कहां पे है हमारा? मेन मेमोरी में। लेकिन आईओ टाइम प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में भी ले सकती है। तो अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रोसेस यहां चली जाएगी कब? अगर वो अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो अभी भी सस्पेंडेड है यहां से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। अब सपोज प्रोसेस ने कंप्लीट कर लिया अपना आईओ टाइम,
लेकिन ये सस्पेंडेड है लैक ऑफ मेमोरी, मतलब अब ये रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, अपना आईओ टाइम ले चुकी है, लेकिन मेमोरी इनसफिशिएंट है, इसलिए सस्पेंडेड है। तो क्या ये सस्पेंड वेट पे रहेगी? नहीं, ये सस्पेंड रेडी पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, बस सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। क्लियर गाइस? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, अब कुछ और थोड़ा डीप में चलता हूं, कुछ और चीजें आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS बोलूंगा मैं इसे। सेकंड, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसे मैं STS बोलूंगा। थर्ड वन, मिड टर्म और वी कैन से मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसको मैं MTS बोलूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। अब शेड्यूलर्स क्या होते हैं गाइस? ये भी कुछ नहीं होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और वी कैन से प्रोसेसेस होते हैं विच आर डिजाइन्ड इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनका वर्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है, वो बताता हूं। देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? नई प्रोसेस को सिस्टम में लेके आना। मतलब हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस को लेके आने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां पे एक्टिवेट होता है आपका? यहां पे। क्या करता है? नई प्रोसेस को सिस्टम में लेके आता है, मतलब न्यू से रेडी में प्रोसेस लेके आता है। क्लियर गाइस? अब इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो वर्क होता है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए एक्टिव होता है। कैसे? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? नई प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आना, मेन मेमोरी में लेके आना। तो अब ध्यान से देखना, नई प्रोसेस जो सिस्टम में आई है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, उसका काम क्या है? वो प्रोसेस सिस्टम से जाएगी कब? जब वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगी। मतलब प्रोसेस जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीटली कंप्लीट कर लेगी तो उस पूरे टाइम का इसका इंपैक्ट पूरे उस टाइम तक रहता है। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? बहुत लेंदी होता है, मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक उसका इंपैक्ट होता है। लेंदी नहीं होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक उसके काम का इंपैक्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नाउ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? ये आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है। तो ये कहां पे होता है? हमारा रेडी स्टेट में। क्या करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है। नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, मल्टीपल प्रोसेस आ गई रेडी पे, यहां से एक प्रोसेस पिक होगी, वो रन पे जाएगी। वो प्रोसेस कौन सी होगी जो रन पे जाएगी? जो हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन लगाता है? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब इसका नाम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यों है? क्योंकि ध्यान दिए, इसका काम बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्यों? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परमानेंट लगती रहती है, क्योंकि कोई भी नई प्रोसेस आ गई फिर से सीपीयू शेड्यूलिंग लगेगी, क्योंकि हो सकता है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए। तो इसका काम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नाउ मिड टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? यहां से प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना। सिमिलरली यहां से प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना। इसीलिए इसका जो इंपैक्ट है वो इससे ज्यादा होता है, इससे कम होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या कि अगर मेन मेमोरी सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को क्या करेगा? सस्पेंड करेगा, और अगर अवेलेबल हो जाता है स्पेस तो फिर क्या करेगा? ये रिज्यूम करेगा। क्लियर है गाइस? क्लियर? तो ये 3 टाइप के शेड्यूलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये प्रोग्राम और प्रोसेस ही होते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके क्या होते हैं? डिजाइन होते हैं। क्लियर है गाइस? तो अब देखिए जरा ध्यान से, कुछ कंसेप्चुअल बातें बताता हूं आपको। देखिए, अब एक टर्म होता है हमारा, सबसे पहले तो आपको बताता हूं, प्रोसेसेस हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मैं अलग से स्पेस ले रहा हूं आपको चीजें समझाने के लिए। प्रोसेसेस हमारी 2 तरीके से कैटेगराइज्ड होती हैं। सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड आईओ बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड आईओ बाउंड प्रोसेस। तो गाइस ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो 2 टाइम का मर्जन होता है। कौन कौन सा टाइम? सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम। नाउ सीपीयू टाइम का मतलब क्या है? वो टाइम जितनी देर के लिए प्रोसेस को प्रोसेसर चाहिए, सीपीयू चाहिए। आईओ टाइम का मतलब वो टाइम जो प्रोसेस अपने आईओ डिवाइसेस पे स्पेंड करेगी। कहने का मतलब सीपीयू टाइम का मतलब वो टाइम जितनी देर के लिए प्रोसेस को रन स्टेट चाहिए,
आईओ टाइम का मतलब जितनी देर वो वेट और ब्लॉक स्टेट पे स्पेंड करने वाली है। क्लियर गाइस? तो अब प्रोसेस हमारी दो टाइप में कैटेगराइज्ड होती है, कौन कौन सी? सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड आईओ बाउंड प्रोसेस। ना अब सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होती है? दोस प्रोसेस विच हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम, मतलब दोस प्रोसेस विच रिक्वायर रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम आर कॉल्ड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। ऑब्वियस सी बात है, दीज प्रोसेस विल स्पेंड मोर टाइम इन रन स्टेट। कहने का मतलब है, सपोज मैंने आपसे बोला एक प्रोसेस है, उसको 90 यूनिट सीपीयू टाइम चाहिए, 10 यूनिट आईओ टाइम चाहिए, मतलब उसे रिलेटिवली सीपीयू टाइम ज्यादा चाहिए कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बाउंड प्रोसेस। और बाउंड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, मतलब सीपीयू रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस है। क्लियर? इसको सीपीयू काफी ज्यादा टाइम के लिए चाहिए। क्लियर? नाउ आईओ बाउंड प्रोसेस क्या होती है? दोस प्रोसेस विच रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ आईओ टाइम, दोस प्रोसेस विच रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ आईओ टाइम, or we can say these process will spend more time in wait state. These process will spend more time in wait state. For example, suppose मैंने बोला कोई प्रोसेस है, उसको 90 यूनिट आईओ टाइम चाहिए और 10 यूनिट सीपीयू टाइम चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस क्या है हमारी? आईओ बाउंड प्रोसेस। क्यों? इसको आईओ टाइम क्या चाहिए? रिलेटिवली ज्यादा चाहिए। क्लियर है गाइस? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये समझिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था, हमारा गोल क्या होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए हमेशा? हमारा हाई। क्या बताया था? हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किस पे करते हैं? सीपीयू पे। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो? परमानेंट हाई हो। मतलब हमारा गोल तो ये होता है रियलिटी में कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% हो। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, परफेक्शन टारगेट हो सकता है, एक ऐसा टारगेट जो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन परफेक्शन एक टारगेट हो सकता है, ऐसा टारगेट जो कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में हमारा गोल क्या होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% हो। ऑब्वियस सी बात है, 100% नहीं हो सकता, लेकिन हमारा टारगेट तो होता है कि सीपीयू परमानेंट बिजी रहे, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रहे? हाई रहे। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, और हमारा गोल क्या होता है कि सिस्टम का थ्रूपुट भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। थ्रूपुट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है? एफिशिएंसी बताता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? सिस्टम का थ्रूपुट होता है। क्लियर गाइस? तो अब ध्यान से देखिएगा, एक टर्म होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको रिक्वायर्ड होंगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। नाउ देखिए ध्यान से, देखिए प्रोसेस हमारी दो टाइप की होती है, सीपीयू बाउंड, आईओ बाउंड, ये आपको बता चुका हूं। अब एक टर्म होता है क्या? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अब बताता हूं कि वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। The number of processes present in the main memory at any point of time. मेन मेमोरी में किसी भी टाइम पे कितनी प्रोसेसेस हमारी प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना गाइस, यहां पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि हमारी मेन मेमोरी में है? रेडी स्टेट, रन स्टेट एंड वेट और ब्लॉक स्टेट। बाकी सब तो ये कहां है? सेकेंडरी मेमोरी में। और मैंने आपको क्या बताया था? जो भी प्रोसेस हमारी सस्पेंड रेडी स्टेट में है या सस्पेंड वेट और ब्लॉक स्टेट में, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कहां पे है? बैकिंग स्टोर में। बैकिंग स्टोर और वी कैन से सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है गाइस? तो मेन मेमोरी में हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं? रेडी स्टेट, रन स्टेट, वेट एंड ब्लॉक स्टेट। तो अब ध्यान से सुनिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने आपको क्या बताया? द नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, फिर से इन तीनों के काम बता रहा हूं आपको। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? नई प्रोसेस को सिस्टम में लेके आना, मतलब न्यू से रेडी में लेके आना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना। मिड टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना। कहां से? वेट ब्लॉक से एंड रेडी से। क्लियर? यहां से सस्पेंड रेडी में, यहां से सस्पेंड वेट और ब्लॉक स्टेट में। और इस काम को स्वैपिंग भी बोला जाता है। कहने का मतलब है द जॉब डन बाय द मिड टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड एज स्वैपिंग। क्यों? स्वैप इन स्वैप आउट ही तो कर रहा है, प्रोसेस को सस्पेंड कर रहा है और रिज्यूम कर रहा है। क्लियर गाइस? तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जब मैं क्वेश्चन पूछूं, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे पूछा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कुछ नहीं करता है, क्या करता है? तो अब सुनिए क्या करता है। देखिए,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, फिर से बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, न्यू स्टेट, सेकेंडरी मेमोरी, रेडी स्टेट, मेन मेमोरी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, न्यू से प्रोसेस को रेडी में लेके आना। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी। कहने का मतलब सपोज सिस्टम अभी स्टार्ट किया है, कहीं भी कोई भी प्रोसेस नहीं है, हर जगह जीरो प्रोसेस है। तो ध्यान से देखिए, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, एक प्रोसेस आ गई इधर पे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 हो गई, एक और क्रिएट हुई रेडी 2 हो गई। कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, कई लोग बोलेंगे कुछ नहीं करता है, ये मत बोलना, ये पाप हो जाएगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, तो कुछ नहीं करता है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, तब आप क्या बोलोगे, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है। नाउ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में वो कुछ भी नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोसेस रेडी पे है, मतलब मेन मेमोरी पे है, ये स्टेट मेन मेमोरी पे है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता क्या है, यहां से प्रोसेस को यहां पे भेजता है, मतलब मेन मेमोरी से मेन मेमोरी में भेजा, तो ना तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में हमारा कुछ भी नहीं करता है। क्लियर। तो अब गाइस ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन गाइस ये हमारा वीक आंसर है। ये क्या है, हमारा वीक आंसर है। अब सबसे पहले तो वीक और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि टीओसी में, जिसने टीओसी किया होगा उसको पता ही होगा कि गेट में कई क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं, आपको कौन सा आंसर देना होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूं कि सपोज कोई मुझसे पूछता है अनुराग हु आर यू, वो मुझे ऑप्शंस देता है, मुझे एक ही ऑप्शन में आंसर देना है, अनुराग हु आर यू, बॉय गर्ल ह्यूमन बीइंग। तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ऑब्वियसली मैं बोलूंगा बॉय। ऐसा क्यों, क्या मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मैं ह्यूमन बीइंग भी हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने ह्यूमन बीइंग बोला तो जेंडर नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मैंने बॉय बोला तो बॉय तो मैं हुई और ऑल बॉयज आर ह्यूमन बीइंग, तो मैं ह्यूमन बीइंग भी हूं। तो कहने का मतलब है ह्यूमन बीइंग एंड बॉय बोथ आर करेक्ट बट मोर स्ट्रॉन्ग इज बॉय। तो कहने का मतलब है अगर मल्टीपल आंसर आपके करेक्ट होते हैं तो कौन सा आंसर रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। लेकिन ये वीक आंसर है। नाउ स्ट्रॉन्ग आंसर क्या है वो अब ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, सपोज मैंने आपको बताया प्रोसेस हमारी दो टाइप की होती है, सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड मतलब मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम, आईओ बाउंड मतलब मोर अमाउंट ऑफ आईओ टाइम। नाउ सपोज अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस को सिस्टम में लेके आता, केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस को सिस्टम में लेके आता, तो ध्यान से देखिए, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, रन पे चली गई, एग्जीक्यूट हो रही, फिर नई क्रिएट हुई रेडी, एक एग्जीक्यूट हो ही रही है, दूसरी इधर पे आ गई, नई आती जा रही, यहां पे प्रोसेस अपना टाइम ले रही है कि नहीं। नाउ जब वो कंप्लीट होगी, या तो हो सकता है उसे आईओ की रिक्वायरमेंट इधर आएगी, अगर इधर आई तो दूसरी प्रोसेस यहां चली जाएगी, नहीं तो अगर इधर चलेगी तब भी दूसरी प्रोसेस यहां जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस को सिस्टम में लेके आएगा तो सीपीयू हमारा परमानेंट बिजी रहेगा कि नहीं। कहने का मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, सीपीयू परमानेंट बिजी रहेगा, ना। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं, पहले मैं आईओ बाउंड लेके आता हूं, फिर आपको और डीप में बताता हूं। देखिए ध्यान से, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिस्टम में केवल आईओ बाउंड प्रोसेस लेके आता, तो ध्यान से देखिएगा, नई प्रोसेस क्रिएट हुई रेडी, रन पे गई, यहां आ गई क्योंकि उसे आईओ टाइम चाहिए, फिर नई प्रोसेस इधर गई, यहां आ गई क्योंकि उसे भी आईओ टाइम चाहिए। मैंने क्या बोला, सारी की सारी आईओ बाउंड प्रोसेस लेके आता, तो प्रोसेस यहां जा रही, यहां आती आ रही। कहने का मतलब सारी की सारी प्रोसेस यहीं पे आती जा रही है। कहने का मतलब है सीपीयू आइडल हो गया कि नहीं, तो कहने का मतलब है सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो गया, डिक्रीज। अब मैं बात करता हूं थ्रूपुट की। क्या बात कर रहा हूं मैं,
थ्रूपुट की। तो अब गाइस ध्यान से देखना, इस चीज पे मैं बाद में आता हूं, एक पहले सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं? सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों को मुझसे भी डाउट के लिए कुछ टाइम चाहिए और खाना खाने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। तो सीपीयू पे एट ए टाइम तो एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है, मतलब मैं एट ए टाइम एक ही पर्सन के डाउट ले सकता हूं, लेकिन मल्टीपल पर्सन साथ में खाना खा सकते हैं कि नहीं? तो अब ध्यान से देखिएगा, सुनिए, सपोज मैंने आपसे क्या बोला कि दो स्टूडेंट आते हैं, दोनों को 90 मिनट मुझसे डाउट लेने हैं, दोनों को 10 मिनट खाना खाना है। ये जरूरी नहीं है दोनों ही सेम हो, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। दोनों को 90 मिनट मुझसे डाउट लेने हैं और 10 मिनट दोनों को खाना खाना है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ही प्रोसेस सीपीयू बाउंड प्रोसेस है कि नहीं? हाँ है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर छोटे मोटे डाउट भी आए 2-3 बार वीडियो देखिएगा, नहीं क्लियर होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे जैसे ही हम जाएंगे तब आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा। वैसे कोशिश करना इधर ही पे क्लियर हो जाए, मैं सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, दोनों को 90 मिनट सीपीयू टाइम चाहिए, मतलब मुझसे टाइम चाहिए, 10 मिनट लंच करने के लिए टाइम चाहिए। अब सपोज एक प्रोसेस आती है, P1 P2 दो प्रोसेस थी, एक प्रोसेस आई P1, मैं उसके डाउट ले रहा हूं, मैंने 90 मिनट तक उसके डाउट लिए, ठीक, लेकिन क्या वो कंप्लीट हुई प्रोसेस? नहीं, अभी उसे 10 मिनट खाना भी खाना है कि नहीं? वो चला गया, अभी टाइम कितना स्पेंड हुआ? 90 मिनट्स, वो चला गया खाना खाने, यहां चला गया वो खाना खाने। जब वो खाना खाने चला गया तो अब मैं दूसरे के डाउट लूंगा ना। 10 मिनट के बाद, पहले टाइम 90 मिनट तक हुआ था, 10 मिनट के बाद 100 मिनट हो गए, वो जो खाना खा रहा था वो प्रोसेस कंप्लीट, वो चला गया, और इसके 10 मिनट के मैंने डाउट ले लिए, मतलब इसके रिमेनिंग डाउट 80 मिनट के रह गए कि नहीं? नाउ 100 टाइम हो चुका है, अब 80 मिनट तक मैंने और इसके डाउट लिए, 180 हो गया। फिर इसको 10 मिनट खाना खाना है, तो 10 मिनट इसने खाना खाया, 190 मिनट। कहने का मतलब है 190 मिनट में दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी कि नहीं? यस, क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम 100 मिनट का था कि नहीं? लेकिन मुझे दोनों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 190 मिनट्स। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि 10 मिनट ओवरलैप हुए कि नहीं? जब पहला स्टूडेंट 10 मिनट खाना खा रहा था तब उस समय मैं 10 मिनट दूसरे के डाउट ले रहा था कि नहीं? तो कहने का मतलब है उस 10 मिनट में मैंने टाइम दिया 10 मिनट, लेकिन दोनों के टाइम -10 हो गए कि नहीं? क्लियर है गाइस? तो कहने का मतलब है अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो सिस्टम का थ्रूपुट हाई होगा कि नहीं? यहां 10 मिनट की हुई है इसलिए 190 मिनट्स लगे हैं, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होती तो और कम टाइम लगता कि नहीं? तो अब ध्यान से देखना, मैं फिर से वो पॉइंट रिपीट करता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस सिस्टम में लेके आता है, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस सिस्टम में लेके आता है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम। तो अब ध्यान से देखिएगा, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी सीपीयू पे आ रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, यहां पे सारी की सारी वेट करती जा रही है, क्योंकि उन्हें मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम चाहिए कि नहीं? मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम चाहिए कि नहीं? तो कहने का मतलब सीपीयू परमानेंट बिजी रहेगा कि नहीं? क्योंकि सपोज लेस अमाउंट ऑफ आईओ टाइम, अगर कोई प्रोसेस इधर आती है फिर कोई इधर चली जाएगी, क्योंकि सारी की सारी सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा? हाई होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, सिस्टम का थ्रूपुट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? वेरी लेस अमाउंट ऑफ आईओ टाइम चाहिए कि नहीं उन्हें, मतलब वेरी लेस ओवरलैपिंग होगी कि नहीं? ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा उतना थ्रूपुट ज्यादा, ओवरलैपिंग कम से कम होगी, क्योंकि आईओ टाइम तो सारी की सारी प्रोसेस का बहुत कम है कि नहीं? तो कहने का मतलब है अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल सीपीयू बाउंड प्रोसेस सिस्टम में लेके आता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होगा, लेकिन सिस्टम का थ्रूपुट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नाउ अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर केवल आईओ बाउंड प्रोसेस सिस्टम में लेके आता, में लेके आता, तो ध्यान से देखिए, नई प्रोसेस आई, सीपीयू पे गई, तुरंत इधर पे आ गई, क्योंकि आईओ टाइम ज्यादा चाहिए, इधर पे प्रोसेस आती जा रही है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस इधर आ गई कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, सीपीयू हमारा फ्री हो गया कि नहीं? मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या करेगा? डिक्रीज। लेकिन ध्यान से देखो, मल्टीपल प्रोसेस इधर पे है कि नहीं? यानी कि सारी की सारी प्रोसेस का आईओ टाइम क्या हो रहा है? ओवरलैप। क्या हो रहा है? ओवरलैप। मतलब कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट का आईओ टाइम ओवरलैप हुआ तो 100 यूनिट सबसे सब्ट्रैक्ट होंगी और रियलिटी में सिस्टम केवल 100 यूनिट स्पेंड करेगा। तो कहने का मतलब है सीपीयू आइडल हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन तो क्या हो गया? डिक्रीज। लेकिन सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लेकिन अब गाइस ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, हमारा गोल क्या होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो? हाई। सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो? हाई। अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेस सिस्टम में लेके आए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई, लेकिन सिस्टम का थ्रूपुट लो। अगर आईओ बाउंड प्रोसेस लेके सिस्टम में आया तो सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज, लेकिन सिस्टम का थ्रूपुट हाई। लेकिन हमें तो दोनों ही हाई चाहिए, तो
तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आए, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई हो और सिस्टम का थ्रूपुट भी क्या हो, हाई हो। क्लियर गाइस, ध्यान से देखिएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई हो और सिस्टम का थ्रूपुट भी क्या हो, हाई हो। क्लियर। तो अब मैं क्या बोलूंगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को वो इंक्रीज करता है, करेक्ट है, लेकिन वीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि वही परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आता है कि नहीं। क्लियर गाइस। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है एज वेल एज कंट्रोल करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इज कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में हमारा कुछ भी नहीं करता है, वो तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है। तो अब मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में हमारा क्या करता है, मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। कैसे, सस्पेंड करके। सस्पेंड कर रहा है मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। क्लियर गाइस, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे रुक क्यों गया, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक रीजन है। एक काम करिएगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला उसको एनालाइज करिएगा। अब इस पे आइए, मैंने आपसे क्या बोला, मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कहने का मतलब अगर गेट में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीज करता है। लेकिन गाइस अगर आपको क्लियर है तो वेरी नाइस, लेकिन मुझे एक डाउट है, मैं बोल रहा हूं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। कैसे करता है कि वो मेन मेमोरी से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेज देता है, मतलब मेन मेमोरी से प्रोसेस क्या कर देता है, वो कम कर देता है। लेकिन मैं इस रीजनिंग से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, ध्यान से देखो, वो यहां से यहां प्रोसेस को भेज रहा है, यहां से यहां प्रोसेस को भेज रहा है, लेकिन वो कब भेज रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये स्पेस फुल हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज मैंने बोला यहां पे प्रोसेस को अक्यूमुलेट करने के लिए 10 प्रोसेस को अक्यूमुलेट करने के लिए स्पेस था, ठीक। तो जब तक यहां पे 10 प्रोसेस नहीं आ जाती, वो किसी को भी सस्पेंड नहीं करेगा। नाउ सपोज यहां पे 10 प्रोसेस है, अब 11th प्रोसेस यहां से यहां आती है, यहां से यहां आती है, तो ध्यान दो अब वो स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो ध्यान दो, यहां तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, अभी भी 10 है, तो उसने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज कहां से की, ध्यान से देखिए, यहां से यहां उसने प्रोसेस सस्पेंड की। सपोज इधर पे अवेलेबल कैपेसिटी थी 10 प्रोसेस की, जब तक 10 आ गई उसने कुछ भी सस्पेंड नहीं किया। 11th वन आती है, वो तब सस्पेंड कर रहा है ना, तो मतलब वो 11th प्रोसेस तो कभी मेन मेमोरी में आ ही नहीं पाई। अगर वो 10 से 9 कर देता तब मैं बोलता कि उसने डिक्रीज किया, तो डिक्रीज तो वो कभी कर ही नहीं रहा है। और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो रिज्यूम करता है। अगर आप सस्पेंड से बोल रहे हो कि वो डिक्रीज करता है, तो आप रिज्यूम से ये भी तो बोल दोगे कि वो इंक्रीज करता है। तो गाइस कहने का मतलब है 100% है मिड टर्म शेड्यूलर। आपने भी बुक्स में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लोगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। लेकिन कहने का मतलब है ये मत करना कि आंसर आपको पता है तो रीजनिंग जो मन में आए वो बना ली। इसकी रीजनिंग ये नहीं है, इसकी रीजनिंग बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत आगे के टॉपिक से लिंक्ड है। सिर्फ मैं आपको अभी चीजें बता दे रहा हूं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, कोशिश करना फिगर आउट करने की, नहीं तो मुझसे पूछिएगा। तो देखिए ध्यान से, मिड टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है, 100% करेक्ट है। कब करता है, जब हमारा सिस्टम होता है थ्रेशिंग मोड में। कहां होता है, थ्रेशिंग मोड में। अब थ्रेशिंग क्या होती है, ये बहुत आगे का टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे। क्लियर गाइस। तो अभी बस इतना समझ लिए कि मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है एज वेल एज इंक्रीज करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाता है, लेकिन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं करता है। क्लियर गाइस। अरे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कई सारी चीजें इधर पे बाकी हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपको थोड़ा डीप में बताता हूं, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मल्टीटास्किंग भी होता है, वो क्या होता है मल्टीटास्किंग, आपको क्या बताया था, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन होता है। अब हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 2 मोड में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम से। क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम से, जो कि हमारे बन जाते हैं प्रोसेसेस। मतलब हम किससे डील कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस से। और सीपीयू पे एट ए टाइम कितनी जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है, कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, एट मोस्ट 1। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 2 मोड में वर्क करता है। कौन कौन सा, पहले लिख रहा हूं फिर बताता हूं। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड
नॉन प्रीएम्प्टिव मोड एंड प्रीएम्प्टिव मोड। पहले लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। प्रीएम्प्टिव मोड और इसी को हम क्या बोलते हैं, और मल्टीटास्किंग, इसी को गाइस हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। नाउ अब इसका मतलब समझिए, सुनिए ध्यान से। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब क्या है, एक प्रोसेस को सीपीयू मिला, जब तक वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मतलब जब तक के लिए उसको सीपीयू चाहिए वो विशफुली पूरा सीपीयू टाइम अपना लेगी, फिर उसे आईओ चाहिए तो आईओ डिवाइसेस पे जाएगी, अगर कंप्लीट हो जाएगी तो टर्मिनेशन स्टेट पे जाएगी। यहां पे उसको फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। प्रीएम्प्ट करना समझ रहे हो, छीन लिया। जैसे कि सपोज इस हाथ में मेरे 2 मार्कर है, मैंने इससे फोर्सफुली एक मार्कर छीन लिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्ट करना। क्या बोलते हैं हम, प्रीएम्प्ट करना। तो यहां पे प्रोसेस को एक बार अगर सीपीयू मिल गया तो वो केवल अपनी मर्जी से सीपीयू को छोड़ेगी, उसको फ्री छोड़ेगी। अब देखिए ध्यान से, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रीएम्प्टिव मोड में भी वर्क करता है। प्रीएम्प्टिव मोड मतलब यहां पे प्रीएम्प्शंस अलाउड है। यहां पे प्रीएम्प्शंस क्या है, अलाउड है। ऐसा नहीं है कि प्रीएम्प्शन होगा ही होगा, प्रीएम्प्शन अलाउड है। फॉर एग्जांपल इस हाथ में मेरे एक मार्कर है, मैं इससे मार्कर छीन सकता हूं, प्रीएम्प्शन अलाउड है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छीनूंगा ही छीनूंगा, कहने का मतलब है यहां पे फोर्सफुली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रोका जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग और वी कैन से टाइम शेयरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीटास्किंग में प्रीवियस वीडियो में 3 नैनोसेकंड के टाइम पीरियड के बाद दूसरी प्रोसेस आती आ रही है, दूसरी प्रोसेस आती आ रही। क्या प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा था? नहीं, बस मैं प्रीएम्प्ट करता चला जा रहा था। तो अब ध्यान से देखिए गाइस, अभी तक जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, अभी तक जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये सारा का सारा आपका है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है ये? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब मैं नया डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी में एक एडिटिंग कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, मल्टीपल प्रोसेस यहां पे आ गई। यहां से एक प्रोसेस आपकी शेड्यूल होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगती है, उसका जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस डिस्पैच हो जाती है। कहां के लिए? सीपीयू के लिए, मतलब रन स्टेट के लिए। रन स्टेट पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अपना सीपीयू टाइम ले रही है। नाउ सपोज वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अपना सीपीयू टाइम ले रही है, सडनली यहां पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई। सडनली यहां पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, सीपीयू टाइम ले रही थी, यहां पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई। सपोज नरेंद्र मोदी, सपोज मैं किसी स्टूडेंट के डाउट ले रहा था, तब तक क्या होता है, जैसे कि सपोज ऐसे समझिए कि मैंने क्या बोला कि मेरे सामने एक चेयर है, उस चेयर पे जो पर्सन बैठेगा मैं उसके डाउट लूंगा। क्लियर? नाउ एट ए टाइम में कितने पर्सन के डाउट ले सकता हूं? एटमोस्ट बन गया, तो चेयर खाली होगी या फिर उधर पे एक स्टूडेंट होगा। अब देखिए मल्टीपल स्टूडेंट आते जा रहे हैं इंक्वायरी ऑफिस पे, उधर से एक स्टूडेंट पिक होता है, मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग लगती है, वो स्टूडेंट आता है, चेयर पे बैठता है, मैं उसके डाउट लेता हूं। ना अब मैं उसके डाउट ले रहा हूं, अभी उसके डाउट कंप्लीट नहीं हुए, मैं उसके डाउट ले रहा हूं, मतलब उसका सीपीयू टाइम जा रहा है। उसी समय इंक्वायरी ऑफिस पे नरेंद्र मोदी आ जाता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है। क्लियर? तो अब ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, अब मैं उसके डाउट लूंगा तो नरेंद्र मोदी यहां आएगा और वो जो प्रोसेस जिसके मैं डाउट ले रहा था वो वापस उधर जाएगी। इसको क्या किया, इसको क्या बोलेंगे हम? फोर्सफुली प्रीएम्प्शन। क्या उस स्टूडेंट के डाउट कंप्लीट हुए थे? नहीं, तब भी मैंने उसके डाउट छोड़ दिए, नरेंद्र मोदी के डाउट लेने लगा। तो कहने का मतलब है देखिए यहां से क्या हुआ, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, तो जो प्रोसेस यहां पे रन स्टेट पे थी, सीपीयू एक्वायर किए हुई थी, वो कहां पे आ जाएगी? रेडी स्टेट पे। क्यों? वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन वो प्रीएम्प्ट हो गई, उससे सीपीयू छीन लिया गया। किस वजह से? प्रायोरिटी। और वी कैन से टाइम क्वांटम एक्सपायर्स। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब आप सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे कि मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर बताया था 3 नैनोसेकंड, तो आप ऐसे समझ लो राउंड रॉबिन में क्या होता है, जैसे हमारी जो विंडोज है, जो अभी बता रहा हूं वो क्रिस्टल क्लियर ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, स्पेशली जो नॉन सीएस स्टूडेंट है, कोई टेंशन मत लेना, राउंड रॉबिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विंडोज हमारी क्या फॉलो करती है? राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हमारा क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया कि मैं हर स्टूडेंट के डाउट क्या लूंगा? 3 मिनट लूंगा। ठीक, 3 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया। अब सपोज किसी स्टूडेंट के डाउट है ही 2 मिनट के, तो जरूरी तो फिर उसको 3 मिनट नहीं दूंगा, 2 मिनट डाउट लिए वो कंप्लीट हो गया। लेकिन सपोज अगर किसी स्टूडेंट के डाउट है 4 मिनट के,
तो मैं 3 मिनट उसके डाउट लूंगा, फिर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट के डाउट लूंगा, और वो स्टूडेंट जिसका 1 मिनट का डाउट बचा है वो फिर वेट करेगा। क्लियर है? फिर उसका जब टर्न आएगा फिर उसके डाउट लूंगा। क्लियर है गाइस? तो देखिए, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तब भी रन से प्रोसेस कहां चली जाएगी? रेडी पे। मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, उसने उसे प्रीएम्प्ट कर दिया। या फिर टाइम क्वांटम अगर एक्सपायर कर गया तब भी रन से प्रोसेस कहां चली जाएगी? रेडी पे। मतलब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन वो प्रीएम्प्ट हो गई। क्यों? ईदर बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम। क्लियर गाइस? तो कहने का मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस ब्लैक मार्कर इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे कोई भी प्रीएम्पशन नहीं होगा, मतलब फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा, प्रोसेस अपनी विश से ही सीपीयू को छोड़ रही थी। ब्लैक मार्कर की बात कर रहा हूं, कब सीपीयू को छोड़ रही थी? या तो वो कंप्लीट हो जा रही थी या फिर उसे आईओ की रिक्वायरमेंट थी। नाउ ब्लैक मार्कर विद रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर विद रेड मार्कर, इसको मैं क्या बोलूंगा? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे प्रीएम्पशन क्या है हमारे? अलाउड है। क्लियर है? तो मैं आपसे भी बोलूंगा, अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो 2 डायग्राम मत बनाना, सिर्फ इतना लिख लेना, विदाउट रेड मार्कर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विद रेड मार्कर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब एक चीज आपको बताता हूं, each and every time when the state of the process is changed, the context of the process is changed। कहने का मतलब है, जब जब प्रोसेस का स्टेट चेंज होता है तो उसका कंटेक्स्ट भी चेंज होता है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस मतलब प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर एंड सो ऑन। जब भी प्रोसेस का स्टेट चेंज होता है, प्रोसेस का कंटेक्स्ट भी चेंज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। क्या होती है? कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो देखिए ध्यान से, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, देखिए डिटेल में। Each and every time when one process state changes, the context of the process change and context switching will happen। context switching क्या है? saving the context of one process and loading the context of another process is called as context switching। कहने का मतलब है, सीपीयू शेड्यूलिंग में जिसने बीटेक में किया है उसने गैंट चार्ट में देखा है, जिसने नहीं किया है, जो नॉन सीएस का है, आगे जाके आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। हम गैंट चार्ट बनाते हैं, गैंट चार्ट पे जो टाइम शो होता है वो कौन सा टाइम होता है? सीपीयू टाइम। नाउ सपोज P1 प्रोसेस थी, P1 प्रोसेस थी, मतलब P1 प्रोसेस यहाँ पे एलोकेटेड है, मतलब P1 अब कहाँ पे है? रन स्टेट पे, सीपीयू को उसने एक्वायर किया हुआ है। अब क्या होता है? अब क्या होता है? P2 प्रोसेस आ जाती है। क्या होता है? P2 प्रोसेस आ जाती है। P2 प्रोसेस आ जाती है तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस रन पे थी, अब ये रन से कहीं और चली गई। हो सकता है टर्मिनेशन, हो सकता है वेट ब्लॉक, हो सकता है रेडी, और ये P2 प्रोसेस रेडी से कहां पे आ जाएगी? हमारी रन स्टेट पे। तो दोनों का कंटेक्स्ट चेंज हुआ कि नहीं? आप ऐसे ही समझ सकते हो, दोनों का स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट किसके अंदर आता है? कंटेक्स्ट के अंदर। तो दोनों का कंटेक्स्ट चेंज हुआ कि नहीं? तो इसको करने के लिए टाइम लगेगा। इस टाइम को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्लियर? कहने का मतलब है, इसका कंटेक्स्ट सेव होगा और इसका कंटेक्स्ट क्या होगा? लोड होगा। Saving the context of one process and loading the context of another process is called as context switching। लेकिन अब ध्यान से सुनना गाइस, इस कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम में क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई? अब ऐसे समझिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल बोला था, मैं एक स्टूडेंट के डाउट ले रहा हूं, ठीक। अब नरेंद्र मोदी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया इंक्वायरी ऑफिस पे। अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी मेरी क्लास में आएगा, वो स्टूडेंट उठ के क्लास से इंक्वायरी ऑफिस में जाएगा। दोनों का स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? जो नरेंद्र मोदी है वो रेडी से कहां पे आ गया? रन में। और जो वो स्टूडेंट है वो रन से कहां चला गया? रेडी में। कहने का मतलब है, नरेंद्र मोदी यहां पे आया, स्टूडेंट इंक्वायरी ऑफिस में गया। ऐसा करने में भी टाइम लगेगा। ये कौन सा टाइम है? कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। कौन सा टाइम है? कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्या इसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है? नहीं, ये तो उसको इधर से इधर आने में, इसको इधर से इधर जाने में टाइम लग रहा है। सिस्टम में वो टाइम सेव होने में और लोड होने में लग रहा है। तो इसमें सीपीयू का तो यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो नहीं रही है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोसेस का कंटेक्स्ट ज्यादा होगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जो कि अनडिजायरेबल है कि नहीं? क्या डिजायरेबल है? क्या हम चाहते हैं? नहीं, अनडिजायरेबल है। इसी कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम को सिस्टम पे ओवरहेड बोला जाता है, बर्डन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्डन, और कैन से ओवरहेड। फिर से बोल रहा हूं, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर गाइस? अब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली लिखा था, फिर से लिख रहा हूं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 मोड, नॉन प्रीएम्प्टिव
एंड प्रीएम्प्टिव मोड। नाउ नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होता है, सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस कहां पे है, यहां से प्रोसेस रेडी से रन पे जाती है, लेकिन रन से कभी भी रेडी पे नहीं आ सकती, मतलब फोर्सफुली प्रीएम्प्शन नहीं हो सकता। जबकि यहां पे रेडी से प्रोसेस रन पे जाती है और रन से रेडी पे भी आती है। क्लियर? इसी को बोलते हैं फोर्सफुली प्रीएम्प्शन। क्लियर गाइस? तो अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है हमारी, सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। अगर प्रोसेस का कंटेक्स्ट ज्यादा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम भी ज्यादा, जो कि क्या होता है, सिस्टम पे ओवरहेड होता है और वी कैन से बर्डन होता है। क्लियर गाइस? अब सुनिए, डिस्पैचर का काम क्या होता है, saving the context of one process and loading the context of another process is done by dispatcher. The dispatcher is responsible for saving the context of one process and loading the context of another process. और यही काम क्या था, context switching। कह सकता हूं the context switching will be done by the dispatcher, will be done by the dispatcher। dispatcher का काम क्या होगा, प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग करना, मतलब प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सेव करना एंड लोड करना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो गाइस, सपोज मैंने आपसे बोला अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कंटेक्स्ट स्विचिंग का, P1 P2। दूसरा एग्जांपल समझिए, सपोज P1 प्रोसेस थी, ठीक, इसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक। देखिए सपोज ऐसे समझिए, एक पर्सन था P1, उसके 4 क्वेश्चन के डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। नाउ देखिए, मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का डाउट लिया। अब सपोज मैंने क्या बोला, ये किसी एड्रेस पे लोकेटेड होंगे, सपोज इसका एड्रेस था 10, इसका 20, इसका 30 एंड इसका 40। नाउ सपोज मैंने उसका पहला डाउट लिया, दूसरा डाउट लिया। जब मैं उसका दूसरा डाउट ले रहा था, उसी समय सपोज नरेंद्र मोदी आ गया। अब दूसरा डाउट लेने में मुझे टाइम लगेगा, उसी समय नरेंद्र मोदी आ गया। ये मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन में बताऊंगा कि प्रीएम्प्शन कभी भी आ सकता है। प्रीएम्प्शन मतलब नरेंद्र मोदी आ गया, प्रीएम्प्शन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, प्रीएम्प्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन उसको सर्विस कब मिलती है, करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद। मतलब कहने का मतलब ये समझिए, इंस्ट्रक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 को सपोज एग्जीक्यूट करने में मुझे 5 मिनट लगते थे, 1 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी आ गया, तब भी उसे 4 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, 4 मिनट उसे वेट करना ही पड़ेगा। उसके पीछे भी रीजनिंग है गाइस, ये सब मैं आगे चीजें बताऊंगा, सिंक्रोनाइजेशन में हम देखेंगे वो। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए बोलता हूं हर चीज की रीजनिंग बहुत क्रूशियल है। तो देखिए ध्यान से, सपोज I2 इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा था, इसको एग्जीक्यूट करने में मुझे 5 मिनट लगते थे, 1 मिनट लग गया, नरेंद्र मोदी आ गया। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कभी भी आ सकती है, लेकिन उसको सर्विस कब मिलती है, करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, यहीं पे ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी आएगा, मैं उसके डाउट लूंगा, अरे उसके डाउट लूंगा तो कभी तो उसके डाउट कंप्लीट होंगे तो वो क्या इधर बैठा रहेगा, चला जाएगा। वो चला गया तो ये प्रोसेस दोबारा आएगी। तो क्या मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा, नहीं, वो तो मैं ले चुका हूं। कहां से करूंगा, इंस्ट्रक्शन 3 से। अब ये मुझे बताएगा कौन, प्रोग्राम काउंटर। कौन बताएगा, क्या बताया था, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई तो प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू हो जाएगी, 30। मींस इट रिक्वायर्स कंटेक्स्ट स्विचिंग, इट रिक्वायर्स कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और आपको बता रहा हूं गाइस, कंटेक्स्ट तो मैंने आपको क्या बताया, कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, जब प्रोसेस अपना स्टेट चेंज करती है। लेकिन रियलिटी में गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटेक्स्ट तो प्रोसेस का परमानेंट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कैसे, सपोज केवल एक ही प्रोसेस है, रन स्टेट पे थी, रनिंग स्टेट पे थी, कोई प्रीएम्प्शन नहीं हो रहा, कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है। मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट की, फिर 2 की तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 30, 3 की तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 40। तो कहने का मतलब है प्रोसेस को मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, परमानेंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं, मतलब प्रोसेस का कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं। लेकिन हम इसको कभी भी कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कंटेक्स्ट तो परमानेंट चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। कंटेक्स्ट स्विचिंग हम कब बोलेंगे, जब प्रोसेस का स्टेट चेंज होगा। क्या होगा, जब प्रोसेस का स्टेट चेंज होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसके लिए मिनिमम 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड है, कंटेक्स्ट स्विचिंग तभी हो सकती है जब कम से कम 2 प्रोसेस हो। तो आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रोसेस में भी, कुछ स्पेशल केस में एक प्रोसेस में भी कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने क्या बोला, देखिए सपोज मैंने बोला कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने क्या ली है, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या होती है, एक एक करके सबको नंबर देना है। सपोज मैंने बोला 3 यूनिट का
टाइम क्वांटम ले लिया, मतलब 3 मिनट डाउट लूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज गाइस एक स्टूडेंट आता है, उसके 10 मिनट के डाउट है, ठीक। अब मुझे तो नहीं पता कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, लेकिन मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से ना स्टार्व हो कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं 3-3 मिनट से ज्यादा के डाउट नहीं लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट ए आया, उसके मैंने 3 मिनट डाउट लिए। अब वो क्या होगा, फिर से वो लाइन में आएगा, क्योंकि जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो आएगा ना। अब वो हट जाएगा, 3 मिनट उसके डाउट लिए, वो कहां चला गया, रेडी पे। नाउ सपोज कोई दूसरा स्टूडेंट है ही नहीं, तो वही स्टूडेंट फिर से आएगा कि नहीं। कहने का मतलब एक ही स्टूडेंट है, दूसरा है ही नहीं। तो स्टूडेंट आया, 3 मिनट डाउट लिए, 10 मिनट के डाउट थे, फिर वो 7 यूनिट के साथ इधर चला गया। फिर वो आया, 3 मिनट डाउट लिए, फिर वो 4 यूनिट के साथ इधर चला गया। फिर 3 मिनट डाउट लिए, फिर वो 1 यूनिट के साथ इधर चला गया। फिर इधर आया, 1 मिनट डाउट लिया, वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कब, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद ओनली 1 प्रोसेस। तो कहने का मतलब है कंटेक्स्ट स्विचिंग तभी होती है जब प्रोसेस का स्टेट चेंज होता है, और ऐसा होने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस का होना जरूरी नहीं है। एक प्रोसेस में भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद ओनली 1 प्रोसेस। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया हमारा डिटेल प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इसको सिंसियरली फॉलो करिएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में प्लेस करिएगा। बहुत सीरियसली देखिएगा, यहां पे ही आपके मेजर कंसेप्ट्स हैं ओएस के। आगे जब मैं स्टार्ट करूंगा सीपीयू शेड्यूलिंग, आपको समझ में आ जाएगा, वो केक वॉक है इसके सामने। क्लियर? तो अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट प्लेस करिएगा। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच।